वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी वाद चर्चाएं खास। तो आज चर्चाएं खास ही होगी, कानून की बात भी होगी। तो आज जैसे दर्शकों आपको मालूम है, आपकी नॉलेज में है, इंफॉर्मेशन में है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आज मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है 21 मार्च 2025 को। तो मैं बाकी बातें डॉक्टर साहब करेंगे। हम मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जोगराज। नमस्कार। तो मैं आज टाइटल ही आपको दिया है, तो बाकी बातें ये शुरुआत हिस्ट्री डॉक्टर साहब आप बताइए आगे क्या है, क्या क्या प्रोग्राम है, आज के दिन होंगे, कैसे ये सेलिब्रेट होगा। धन्यवाद जज साहब। श्रोताओं, आपको पता है जैसे जज साहब ने बताया, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है इस पृथ्वी के लिए, इस प्लेनेट के लिए। वो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो ये दिन जो हम मना रहे हैं, इसका मकसद साफ है कि जो बढ़ते हुए वातावरण में पोल्यूशन है और जो हम लोग हमारी सृष्टि की ये जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसके लिए हम लोग आज लोगों को जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं इस माध्यम से। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय दिन जो वन दिवस था, ये कब शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत 1911 में संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने 2011 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो था वन का, वो डिक्लेयर कर दिया। यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 2011। उसके बाद स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद 2012 यानी कि 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने सोचा कि हम ये दिन भी मनाना शुरू करेंगे। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ और पहला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च आज ही के दिन जैसे था 2013 को मनाया गया। तो जैसे हर साल थीम होता है, इस साल का थीम भी बड़ा रेलिवेंट है, फॉरेस्ट एंड फूड। और फॉरेस्ट एंड फूड का मतलब है कि हर साल के थीम से ये थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ये ऐसा वाकया है जिसके ऊपर अभी गौर नहीं किया गया। और इस बात से भी पता चलता है कि 20% हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इस पृथ्वी पे, उनका लाइवलीहुड फूड से चलता है। अब ये फूड हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कंद मूल होते हैं, हर्ब्स होती हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं खाने पीने वाली, कुछ मशरूम्स होते हैं, नट्स होते हैं, और कुछ जानवरों के लिए संरक्षण के लिए भी ये दिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्वेशन के लिए भी फॉरेस्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वन है हमारे लिए, ये वाटर कंजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अगर वन हमारे सुरक्षित रहेंगे तो पृथ्वी पर वाटर रहेगा। दूसरा, सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करता है। सॉइल इरोजन नहीं होगी तो भूचाल नहीं आएंगे, फ्लैश फ्लड्स नहीं आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा, हमारे एयर पोल्यूशन को कम करता है वन का जो संरक्षण है। तो एयर पोल्यूशन की मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एज ए डॉक्टर मैं कहूँगा, हम जो सांस ले रहे हैं एयर, तो एयर की अगर कंपोजिशन देखेंगे, एयर में 80% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। ये 99% गैसेस होती हैं, 1% हवा होती है। तो हम जो 20% ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये कहाँ से दी जा रही है? सिर्फ पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन जनरेट करते हैं जो हम सांस लेते हैं। इसलिए पेड़ों को, ट्रीज को हम लोग लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट। और सबसे बड़ी बात है कि लंग्स ऑफ द प्लैनेट हमारे लिए नहीं, जानवरों के लिए भी यही ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में जाती है, और सबसे बड़ी बात है, पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और वो अब्सॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, सो दैट उनकी मात्रा वायुमंडल में ना रहे। एक और इंपॉर्टेंट मुझे ये बात याद आई कि आज ही के दिन यूनाइटेड नेशन ने क्यों सोचा कि ये दिन मनाया गया। हाँ, 21 मार्च को ही बनाया, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी कि आज वसंत विषुव दिन है। ये वो दिन है, साल में एक दिन ये आता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। हाँ, इसी दिन ये मनाया जा रहा है, क्योंकि आज दिन और रात बराबर हैं। सिर्फ एक दिन आएगा और साल में एक दिन और आएगा, वो आएगा 23 सितंबर को,
जब हम उसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी कि शरद विषुव कहते हैं, और साल में ये 2 दिन होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। और आज के बाद जो दिन है वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे, रातें छोटी होना शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली 23 सितंबर को दोबारा ये बराबर आएंगे, फिर 23 सितंबर के बाद दिन जो है अगेन छोटे होते जाएंगे और रात बढ़ती जाएगी। तो ये आप प्रकृति का एक नेचुरल फेनोमेनन है। आप कह सकते हो कि थोड़ा ऐड कर दूंगा जो आपने बात की, आगे हम थोड़ा रुक के दोबारा आपको इन्वॉल्व करेंगे। तो आपका ये है कि एक तो आपने कहा कि ये जो हमारा फॉरेस्ट हैं ये वर्चुअली लंग्स हैं और ग्रीन लंग्स हैं, प्लस जो साफ सुथरे। तो जो आपको पता है जी, जो आपने कहा 80% नाइट्रोजन है। एक तो नेचुरल फिनोमेना होगा गैसेस का, एक जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जहाँ जो हमारा इकोसिस्टम है, जहाँ इन्वायरमेंट में पोल्यूशन आती है, तो इसलिए जो फॉरेस्ट बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है इकोसिस्टम। और जो आपने अभी डॉक्टर साहब, एक मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, आप उसमें आगे मेरे साथ मुत्तफिक होंगे। हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खासकर जो हमारे ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से लोग हैं। ट्रेडिशनल क्या, अभी एक जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, और साइंटिफिक बनियान ट्री है, पीपल का वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष है जी 100% कहते हैं डॉक्टर साहब, आपको तो सारा होगा कि ऑक्सीजन छोड़ता है और रात को भी कुछ ऑक्सीजन छोड़ता है। और हम इसलिए हमारे जो बैकग्राउंड है जे हम उसको पूजते हैं, मतलब जो हिंदू कल्चर है, हिंदू सोसाइटी है, जहाँ हमारा फेथ है, हम उसको, तो जैसे आपने कहा 21 मार्च को एक तो सीजनल इंपॉर्टेंस थी जो इस दिन को आपने जो बताई। तो इसके आगे जो मैं और आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा कि जो इंडिजिनस पीपल्स हैं और जो ट्राइबल जो फॉरेस्ट डेवलपर कह सकते हैं, जो प्रोटेक्शन है, सेफ गार्ड, वो वहां पे रहते हैं, जो उस पे ही निर्भर हैं। मतलब उनकी जो आप देखेंगे, हम उसके उनके बारे में बात करेंगे और ये भी करेंगे कि ये तो ठीक है, एक आपका गवर्नमेंट का है कि वहाँ फॉरेस्ट पूरा डिपार्टमेंट है, इनके जो IFS ऑफिसर होते हैं, इनकी जो मतलब इनकी पूरा जो एक इक्वल टू IAS ऑफिसर होती है, ट्रेनिंग होती है देहरादून में, इनकी जो एकेडमी है फॉरेस्ट की, तो वो सारा एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट। लेकिन साथ में साथ जब तक पब्लिक सपोर्ट ना होगी इन लोगों की, जो इंडिजिनस, वो ही आइडेंटिफाई करें, प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पे रहते हैं, डेवलप हैं और सदियों से रह रहे हैं। जी, तो उसके बारे में थोड़ा मैंने ऐड किया। अभी डॉक्टर साहब ये बताइए, जो आपने पहले थोड़ी थोड़ी बात की, आज का जो थीम है, जो आज इस ईयर का फूड है, इसका मतलब हमने फूड तक तब पहुंचेंगे जब हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट हमारे पास होगी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की, सेफ गार्ड की, तब हम आज फूड की बात करें। पहले हम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, पिछले जो थीम देखो ना। तो इसलिए इसको हमें फूड, लिवलीहुड, जो मेडिसिन की, जैसे आपने कहा मेडिसिनल प्लांट्स हैं, नट्स हैं, और एक कन्फाइन नहीं करना ह्यूमन लिवलीहुड, जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन थोड़ा उसके बारे में आगे आप ऐड करें, फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले मैं एक चीज, एक थोड़े स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। प्लीज। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि जो पृथ्वी की इस वक्त जो लैंड है 31% इस वक्त फॉरेस्ट कवर किया हुआ है। कितनी होनी चाहिए? जो यूनाइटेड नेशन का स्टैंडर्ड है 33% यूनाइटेड नेशन का स्टैंडर्ड है, लेकिन दुनिया की जो इस वक्त जो लैंड है वो 31% है। लेकिन इंडिया का हाल बुरा है। इंडिया की 21.5% जो है लैंड का फॉरेस्ट कवर है, और 3.4% जो हमने प्लांटेशन की है ग्रीन। डॉक्टर साहब मैं ऐड करूंगा, साथ साथ पूछूंगा आपको, क्योंकि आपने ये मुझे बताइए, डिफॉरेस्टेशन हर साल कितनी हो रही है? क्या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? बिल्कुल इंक्रीज हो रही है डिफॉरेस्टेशन। वही मैं बता रहा हूँ कि 20 कम हो रही है। इंडिया का 25% है अर्बन ट्रीज को मिला के,
अर्बन ट्रीज को मिला के 25% हमारा फॉरेस्ट में कवर होता है, जबकि 33% आइडियल तो है। ऐसे कहेंगे एक आउटसाइड फॉरेस्ट जो ट्रीज हैं और एक फॉरेस्ट में है जो कॉम्पैक्ट एरिया में है, तो 21.5% 3.4% है। तो आप समझ अभी भी हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं कुछ हमारी स्टेट के आंकड़े बताना चाहता हूं कि हमारी स्टेट एक वाइड स्टेट है जहां पर 47% लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अगर बाकी स्टेट्स की नंबर 1 मध्य प्रदेश आता है जिसका हाईएस्ट एरिया है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। हमारी स्टेट भी अच्छी है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, आज के अमर उजाला में न्यूज आई थी, मैं बड़ा खुश हुआ कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10% इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट पार्ट 10 साल में। 10 साल में जम्मू कश्मीर में 10% इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। मे बी शायद एफर्ट्स हुए हैं हमारे, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो आपकी बात पे आता हूं मैं कि दिन ब दिन हमारा जो है, हम लोग डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, तो इसका एक ही उपाय है कि हम और प्लांटेशन करें। आज हम पौधारोपण अभियान शुरू करें, हर आदमी 4-4 पौधे लगाए। और पौधे की बात बताऊंगा कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, एक आदमी को एक साल में 50 केजी ऑक्सीजन चाहिए होती है। 50 केजी। और एक बड़ा प्लांट जो है वो देता है, 2 बड़े प्लांट एक बंदे की ऑक्सीजन देते हैं साल में। दो पेड़ जो हैं एक बंदे की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एक इंसान की ऑक्सीजन साल की पूरी करते हैं। यानी कि एक जो बड़ा पेड़ है, तो इसका मतलब जितनी पॉपुलेशन है अर्थ में उससे डबल पेड़ होने चाहिए जो हमें ऑक्सीजन, हमारे सराउंडिंग में जो वन में पेड़ है वो हमें यहां तक उनकी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स में हर आदमी के नेबरहुड में 2। इसका मतलब सोशल फॉरेस्ट्री का जो प्रोग्राम है रूट इंडिया भी हमारे जम्मू कश्मीर वो है। और एक का आपको याद होगा, एक कैंपा का प्रोग्राम है, जो कैंपा है कि जितना आप वन काटोगे उसके प्रोपोर्शनेट लगाओगे, और वो हाई पावर्ड कमेटी है। मैं वन मैन फॉरेस्ट अथॉरिटी रहा था फॉरेस्ट में, जे अपने यहाँ पे वन भवन में, तो उस वक्त भी ये चर्चा होती रहती थी कैंपा के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वी हैव टू स्ट्रक ए बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि रोड्स भी यहाँ चलेंगे, वो जो आपका कितने रोड्स बने हैं जो हिली टेरेन में है वो भी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा, जो इसका मतलब कि ये जो फॉरेस्ट वाले सोशल फॉरेस्ट या कैंपा के तहत काम हो रहा है जम्मू हमारे इसमें काम हो रहा है डेफिनेटली, इसलिए ये आंकड़े बड़े हैं। तो एक आप डॉक्टर साहब आप बताओ आगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है। एक तो आपने मोटा, एक जनरल जो लोग आज के दिन आप क्या एडवाइस देते हो, लास्ट में भी आएंगे, बीच में एडवाइस भी, और एडवाइस आज जो आप प्लांटेशन की बात कर रहे हो, ये क्यों करें और इससे क्या फायदे हैं, थोड़ा सा। देखो, प्लांटेशन के सबसे बड़े फायदे हैं। आज जहां हम कमरे में बैठे हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम 70-80% जो हमारा जो फर्नीचर है वो लकड़ी का बना हुआ है। बिल्कुल। अगर आज के मॉडर्न युग में लकड़ी के बगैर हमारा समाज नहीं चलता, हर चीज लकड़ी से हुई, इसका मतलब जंगल हमें काटने ही पड़ेंगे। लेकिन उसी की वजह से हमें 4 टाइम्स प्लांटेशन करनी है, सो दैट वो जो लॉस हुआ है हमारा लकड़ी का वो कंपेंसेट हो जाए। नंबर 1 तो ये है। दूसरा, आपने देखा पिछले कई सालों में फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन काफी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं काफी हो रहा है, जिसकी वजह से गर्मी सर्दी में वो क्यों हो रहे हैं और वही कैसे रोके जा सकते हैं? वही डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो प्लांट्स लगाने से हमारे जो सॉइल इरोजन नहीं होता है वो हमें उससे फ्लैश फ्लड्स नहीं आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारी वायु में जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी, पोल्यूशन लेवल कम होगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे आपने बोला, ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती जा रही है, वो ओजोन लेयर हमारे जो प्लांट्स हैं उसको मेंटेन करने में मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक आजकल कोप सम्मेलन भी हुआ था, वर्ल्ड सम्मेलन फॉर पॉल्यूशन का, तो ये हर साल होता है। तो उसमें भारत ने अपना टारगेट रखा है 2070 को हम लोग जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएंगे, जीरो कार्बन। वो इसलिए नहीं है, और बाहर की कंट्रीज ने 2050 का रखा टारगेट, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो डेवलपिंग है, कोल बड़ा जरूरी है। तो कोल सबसे बड़ी जो चीज है जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो गाड़ियां हैं वो भी बिल्कुल, अभी तो हमने जो सुना है जो सोलर एनर्जी भी है ना, ये जो लिथियम जो रेयर मिनरल्स पे है, जो हमारी ईवी व्हीकल्स जो इस पे चलेंगी, बैटरी पे चलेंगी, जो हमारे तो उसमें कहा कि रेट भी इनके इक्वल हो जाएंगे। आज आपने न्यूज पढ़ी होगी, तो नितिन गडकरी साहब ने ये भी एक स्टेटमेंट दी है कि आपको ईवी का
और इसमें जो पेट्रोल जो भी फ्यूल व्हीकल है इक्वल मिलेंगे, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा है, लोग ज्यादा ई व्हीकल की तरफ चलेंगे। तो फिर आगे कंटिन्यू करें जो आप। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो फॉरेस्ट में हमें चीजें नहीं दिखती, ये तो फर्नीचर पर हमें दिख रहा है, कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है, हमें नहीं दिख रही है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमें कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल, हमें सॉइल इरोजन और हमें कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल, जैसे वो और बड़ी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। तो जो वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन और क्लाइमेट का जो जलवायु परिवर्तन हुआ है काफी हुआ है। आपने देखा होगा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा कैसे रहा है। रोक सकते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग आजकल एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, डिप्लीट उससे ही होती है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग का एक ही रास्ता है, वो है पौधारोपण, यानी कि हम लोग फॉरेस्ट को बचाएं और दूसरा हम लोग ग्रीन एनर्जी यूज करें, एलईडी लीड जो अभी बल्ब्स हैं ये यूज करें, जो सोलर पैनल्स यूज करें, सोलर लाइट यूज करें, सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज करें। ये सब चीजें हैं। एक सिंपल बल्ब जो है वो भी कार्बन एमिशन करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। बाकी तो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इनको भी ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए। जब ये पानी अपना छोड़ें, जब वो गैसेस छोड़ें, एमिशन करें, उनको जो इंटॉक्सिकेंट्स है ना मटेरियल, उसको साफ करके छोड़ें, ताकि ये भी एक बात है। डॉक्टर साहब मैं लॉ बताऊंगा कि कौन कौन से लॉ हैं, उसके बाद में आप बताएंगे कि इनके बावजूद भी क्या इनको इन्फोर्सेबल हो रहे हैं, फिर क्या है। मैं तो लॉ बता देता हूँ मोटा मोटा, क्योंकि मेरा लीगल है। आप उसमें थोड़ी चर्चा करना कि आप कितना देखते हो कि ये इनकी इन्फोर्सेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, कितना हो रही है। क्योंकि आपके पास पेशेंट भी आते हैं जो ज्यादा आपके जो लंग्स के रिलेटेड होते हैं, तो मैं थोड़ा बना दूंगा आपके तो भाई मैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है कि उसको कंजर्व कैसे करना, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ को इंटैक्ट होगी, वो भी बायोडाइवर्सिटी जो हमारे फ्लोरा एंड फ्यूना है उसको भी है। फॉरेस्ट राइट जो मैंने कहा जो एक्ट है कि फॉरेस्ट राइट्स हैं किनके, जो इंडिजिनस पीपल हैं और जो ट्राइबल वहां पे रहते हैं सदियों से। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में मतलब इसका जो एक्ट बना है ना, और ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड्स एक्ट 2020 इसका मैंने कैंपा का बाद में हाई पावर किया कि जितना आप काटोगे ठीक है डेवलपमेंट के लिए, सड़क बनाओ कुछ और बनाओ, उतना आप जो आपने कहा कि प्लांटेशन होने चाहिए। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी है जो कि 2002 का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ग्रीन ट्रिब्यूनल बड़ा काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ऐसे बाटर भी हो सकता है। तो मैंने एक्ट बताए, आप बताओ अभी कि कितने इन्फोर्सेबल हो रहे हैं, कितने होने चाहिए और क्या। तो देखिए जो कानून बनता है, काफी कानून बने हैं, तोड़ता कौन है? फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए काफी कानून बने हैं, तो लेकिन एनफोर्समेंट के मामले में मुझे लगता है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं अभी उसमें इतनी बाइट नहीं मिली है उनको, या नहीं कर पा रहे हैं शायद इतने क्लियर कट लॉ के बावजूद इनको मतलब है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है उसका जो लीगल सेक्शन का लेजन करना बहुत जरूरी है। सो जुडिशरी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जब लेजन होगा तभी, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो चालान होते हैं ट्रैफिक के कितने स्विफ्ट होते हैं, और एयर पोल्यूशन के भी उसमें फाइन भी ज्यादा है। लेकिन अभी वैसे तर्ज के ऊपर एनफोर्समेंट जो लीगल सेक्शन के ऊपर जो फॉरेस्ट एफोरेस्टेशन हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो, उसके ऊपर अभी इतना काम नहीं किया गया है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में लोगों में जागरूकता होगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी इसके ऊपर काम करेंगे, और जो हमारा वन संरक्षण डिपार्टमेंट है वो भी इसके ऊपर काम करेगा कि कैसे पहाड़ी इलाके में, दूर दराज इलाकों में जो वन कटाई हो रही है उसको रोका जाए, सबसे बड़ा रोका जाए। वो भी एक और डॉक्टर साहब मैं बात करूंगा, आपने सुना होगा, आप सुनते हैं ये वन में आग लग जाती है, बिल्कुल मतलब जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर, और उससे कितना नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ का भी होता है, और जो हमारे वहां पे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं छोटे छोटे हैं, जैसे आपने कहा नट्स हैं, मशरूम्स हैं, और कुछ बहुत किस्म के वहां पे, उसके बारे में थोड़ा सा। तो कंसर्न्ड एजेंसीज को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे फॉरेस्ट फायर को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए,
क्योंकि मैंने देखा है त्रिकुटा की पहाड़ियों में कई बार आग लगे, चौथे पांचवें दिन जो संज्ञान अमेज़न जो हमारा फेफड़ा है दुनिया का, उसमें आग लगी थी। और मैंने कुछ रजौरी पुंछ में भी देखा, वन संरक्षण में कहीं आगे आग लगती है, फॉरेस्ट फायर जिसको हम कहते हैं, लेकिन एजेंसी बड़ी लेट हरकत में आती हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है, वन्य जीव का भी, हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन का भी। इनका कौन कसूरवार कैसे देखते हैं ये? इनएडवर्टेंटली जहाँ नेग्लिजेंट एक्ट होता है, जहाँ जानबूझ के भी लगाते हैं, ये थोड़ा जानबूझ के भी होता है और इनएडवर्टेंटली भी हो जाता है। जैसे आपने जून का महीने जब तपती गर्मी होती है, जब तपती गर्मी होता है, कुदरत का है, छोटी सी चिंगारी से आग लग जाती है। कोई तो वहाँ कोई बाहर जा रहे हो, ओपन जो लाइव बाहर है, गांव में लोग अभी भी वुड यूज कर रहे हैं कुकिंग पर्पस के लिए। हालांकि उज्ज्वला स्कीम के तहत घर घर सिलेंडर घोषित है, फिर भी दूर दराज इलाकों में अभी भी ऐसा हो रहा है, और दूर दराज इलाकों में ही ऐसी वाइल्ड फायर्स लगती हैं। और हमें इसके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान देना होगा। जैसे ही किसी को पता चलता वाइल्ड, इट शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द कंसर्न एजेंसी, सो दैट जल्दी से जल्दी ये वाइल्ड फायर बुझाई जाए। वाइल्ड मतलब फायर जो है, ये मतलब इसको, और हम ये कहते हैं फायर सर्विसेज जो हमारे जो होते हैं फायर टेंडर्स, इनकी जहाँ कहीं भी है, खासकर हाई रीचेस पे, वहाँ ज्यादा इनकी तादाद होनी चाहिए। एक दिन मैं सुन रहा था सोनकोट में AE है, वो भी जो व्हीकल है वो भी वर्केबल की कंडीशन में नहीं है, तो इसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे लगता है जी। तो आप डॉक्टर साहब ये जो एक और उस पे आ जाए, जो हमने कहा इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करता है, एक कहते हैं कार्बन सिंक है। बिल्कुल, कार्बन सिंक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अपने दर्शकों को। देखिए, व्हाट यू मीन बाय कार्बन सिंक? कार्बन सिंक है कि हम लोग जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन है। सिमिलरली जो हवा में कोल बर्न हो रहा है उसमें कार्बन है, जो पोल्यूशन है वो कार्बन है। लेकिन पेड़ क्या करते हैं, अपने आप में ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये बैंक बैलेंस की तरह है, ये अब्जॉर्ब करते हैं, उनके पास रहते हैं। ये मतलब सृष्टि में कभी दोबारा कार्बन की यूज हुई, ये प्लांट्स जो हैं ये यहाँ से अब्जॉर्ब होने के बाद खत्म नहीं होता है कार्बन, लेकिन ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का यही है, IAS जो बच्चे हैं ना हमारे, जो आज का जो उनके लिए भी प्रोग्राम है, जो हमारे ये एस्पायरेंट्स हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस के लिए जाते हैं, जो स्टेट सर्विस के लिए जाते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट, सूर्य की किरण बहुत जरूरी होती है। कोई भी पेड़ पौधा है जिसको जब तक धूप नहीं लगेगी, उसकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें कार्बन भी इस्तेमाल होता है। कार्बन भी इस्तेमाल होता है, जो सिंक किया गया कार्बन, जो सिंक किया होता है कार्बन, जो सिंक किया है पेड़ों में, वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। एक केमिकल रिएक्शन है। देखो कुदरत का कितना बड़ी बात है, बैलेंस करिए। ये विशेष सर्कल है, वो जो सिंक हुआ कार्बन अब्सॉर्ब होता है, और जब ये हमें प्रिजर्व करते हैं कार्बन, हमारा ऐसा कह दो कि विष लेते हैं और अमृत देते हैं, छोड़ते हैं। तो हमें ये जो नीलकंठ हम कह सकते हैं, नीलकंठ कह सकते हैं, हमारे उनको, हमारे ट्रीज को नीलकंठ कह सकते हैं कि ये कुछ अपने कंठ में ये खुद कार्बन लेते हैं और हम ऑक्सीजन देते हैं। वही कार्बन वो यूज कर रहे हैं हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए, नए प्लांट्स को की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये हमें यही कार्बन जो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसी की वजह से पेड़ जो जितने हम लगाते हैं, हम लोग जो फ्लैश फ्लड से बच रहे हैं। अर्थक्वेक्स कम आते हैं उस एरिया में। अर्थक्वेक्स वहीं पे स्टार्ट, उनका जो एपिसेंटर वही होता है जहां पर वो कम हो, या प्लांट्स कम हो। जैसे अफगानिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये एरिया में एपिसेंटर है। इरोजन भी तभी होगा लैंड का अगर वहां पे नहीं प्लांट्स की। तो मुझे लगता है आज के दिन हमें लोगों को यही रखना है कि हम यही मैसेज देंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए हमें वनों के संरक्षण के लिए जागरूक होना ही पड़ेगा और गंभीर होना ही पड़ेगा और सीरियसली इस चीज को लेना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो यही है, आप सबसे गुजारिश है कि कृपया आज हर आदमी 4-4 नए पेड़ लगाए। 4-4 पेड़ लगाए, नहीं 4 पेड़ 2 घर के मेंबर्स को 1 साल के लिए वो ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो मैं एक आप ऐड करूंगा, जो आपकी एडवाइस है, मैं ये कहूंगा, जो आपने कहा ना आज थीम क्या है, फूड, तो आपने बताया कि 20% पॉपुलेशन की है, उस पर लाइवलीहुड है। तो अगर हम
इस पे कंसंट्रेट करें, कंजर्वेट करें फॉरेस्ट को, और सस्टेनेबल जो हमारी ये मैनेजमेंट हो, इसकी फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो, तो हम आगे अपना जो लिवलीहुड है, जहाँ जो डिपेंडेंसी है इस पे, जो मेडिसिन प्लांट्स हैं, नट्स हैं, खाने पीने का है, मतलब वहाँ पे, तो वो हम जो अपने सोर्स ऑफ इनकम है, वो मुझे लगता है फूड की ज़्यादा नेचुरल जो है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा डॉक्टर साहब एक लास्ट में एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में रह गया, जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, जो नेचुरल हैबिटेट है, उस पे मैंने लिखा आज एक अपना, मैंने वो भी लिखा है, एक फेसबुक पे अपना पेज भी लिखा है, उसमें मैंने बात की है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, इंक्लूड कर रहा है बंदा फॉरेस्ट एरिया में, और वो वाइल्ड लाइफ क्या कहती है, लोगों के मूव्स टुवर्ड्स जहाँ पे पॉपुलेशन है, जो अर्बन है या लो है, वहाँ पर आपने कई बार सुना होगा कि कई जो जंगली जानवर हैं वो आ जाते हैं, फसलों को तबाह कर देते हैं, इंजोर कर देते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को? आपने देखा हो कई जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, लेपर्ड एक्सटिंक्ट होने होता जा रहा है, और टाइगर को कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट काफी कदम उठा रही है लायंस को करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एनक्रोच कर रहे हैं वो फॉरेस्ट की तरफ, तो वाइल्ड लाइफ जो है डर के मारे और डीपर जंगल में, नेचुरल जो हैबिटेट में जाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, बेशक मैं आपको ये बताऊं कि आज से 1000 पहले इंडिया में 50% लैंड कवर था, और आज देखो 24% है, 25% है। और उस जमाने में जंगल जो घने होते हैं, बेशक हमारा 24%, लेकिन वो भी जंगल अब नहीं। डॉक्टर मैं बताओ, ये बताओ मुझे कि जो हमारे लोग हैं, खासकर जो वनों के इर्द गिर्द रहते हैं, इंक्लूड जो करते हैं उनका एरिया, कोई लैंड कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फसल लगाने के लिए, कुछ कर देते हैं, जहाँ कुछ डिफॉरेस्टेशन होती है, उनकी वजह से जब आदमी उनका हैबिटेट कर जाता है, तो वो हमारे हैबिटेट में तो अपने अपने में बैलेंस कैसे आएंगे? तो ये एक इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमें उनके हैबिटेट में नहीं एंटर करना चाहिए। फॉरेस्ट को डेंस ही रहने दे, घने डेंस में रहने दे, सो दैट वो अपने नेचुरल तरीके से घूमे फिरे। तो एक और मैं रखता हूँ, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उसमें एक आप सुना है, वहां डिसिप्लिन है कि वहां पे जो आउटसाइड से कोई खाना नहीं लाएगा, कौन डालते, मैंने वो, तो वहां पे जो कुदरत है वही एनिमल कहते हैं, उनके सर्वाइवल, उनके जो एग्जिस्टेंस के लिए वो जो वहां पे होगा, नथिंग टू बी एडेड बाय द फॉरेस्ट मोमेंट, जहाँ पीपल वहां पे, तो वो फिर नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सस्टेनेबल है, एग्जिस्ट कर सकते हैं हम, मतलब अपने वहां पे ही, लेकिन जब हम इंक्लूड करते हैं तो वो हमारी तरफ आते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो मुझे लगता है काफी है आज। मैं कंक्लूड करते ही आज ही के दिन आप वन संरक्षण कीजिए, तो जो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ढूंढ के लाई थी, ऐसी हमारी करोड़ों वाइल्ड लाइफ, हमारे अमृत भंडार पड़े हैं पहाड़ों में, वन लाइफ में हर्ब्स जो हैं, जो आयुर्वेदा में काम आते हैं, तो ऐसी बूटियां जो संरक्षण रहेंगी, अगर आज के दिन हम लोग बड़े लोगों को पेड़ लगाएंगे और वनों की तरफ नहीं जाएंगे, सो दैट हमारी जो नेचुरल हर्ब्स हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और आने वाले वक्त में वही आयुर्वेदा में हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारा 2000-3000 पुराना आयुर्वेदा सिस्टम है, हर्बल मेडिसिन वो हमारी सिक्योर रहें। तो मुझे लगता है आज का थीम जो है फॉरेस्ट एंड फूड और इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट को हमें मनाना चाहिए, और मुझे लगता है लोगों को आज ऐसे ही अवेयर करना चाहिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। कोई मैसेज डालिए, वृक्षारोपण करिए, अपने फोटो पेड़ लगाते हुए फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, और एक अजीब किस्म की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन एक डॉक्टर साहब बीच में आपने जो नई बात कही, सेलिब्रेशन कितनी हो रही है, आपने किसी पेपर में, न्यूज़पेपर में, जहाँ कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक दूसरे मीडिया में इस आज के दिन कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, कोई जिसको मतलब कि आप कहते हो कि कोई सेमिनार हुआ जहाँ कोई बातचीत हो रही है आज के दिन की, जो ये नहीं है कि इंटरनेशनल डे है या नेशनल डे, वी आर सपोज टू, क्योंकि जो हमारा दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज है। तो ये बात सोचो कि भाई ये इंटरनेशनल डे है, यूएन तक ही कन्फाइंड रहना चाहिए, यूएस तक ही, तो हम इंडियन आर नॉट सपोज टू फॉलो इट।
तो मुझे लगता है ये सभी के लिए है, और जितने दिन हम करेंगे, याद करेंगे, उतने ही लोगों में जागृति आएगी। तो मुझे लगता है काफी है। थैंक यू वेरी मच।